2023। जी हां, एमटीएस 2023 की वैकेंसी आ रही है, तो हो जाओ तैयार, कस लो कमर, क्योंकि इस बार होने जा रहा है कुछ खास। 30,000 लाइव वॉचिंग एमटीएस हवलदार 2022 और इस बार और धमाकेदार। हमारा आपका प्यार विश्वास करेगा इस बार एमटीएस पार। जी हां, आपकी जीत का परचम लहराने आ गई है एसएससी अड्डा 247 की पूरी टीम। जुड़ना ना भूलें हमारे साथ 8 जून शाम 7 बजे एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए ए टू जेड कंप्यूटर, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए रामवान है। किसके लिए? सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, डीडीए के लिए, तमाम एग्जाम्स की बात करते हैं। अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको हर एग्जाम में कंप्यूटर देखने को मिल रहा है। जब कंप्यूटर देखने को मिल रहा है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपका ए टू जेड कंप्यूटर। दोस्तों ए टू जेड कंप्यूटर की सीरीज में आज मैं जो आपके साथ लेके आ रहा हूं गाइज, आज मैं है गया तो आज मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, हर एग्जाम में कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन की सीरीज जो बच्चों के डिमांड पे ला रहा हूं, ठीक है। तो ए टू जेड बैनर के तले आपको मिलने वाला है एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चन की 2 क्लास हो चुकी है, आज इसकी तीसरी क्लास है। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। इस क्लास का प्यार आप बनाए रखिएगा जैसे आपने बना के रखा है। आपको वेरी रिलेवेंट कंटेंट है जो यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। प्रणाम साधना, सुनामी जुड़ चुके हैं, राजा जुड़ चुके हैं, साक्षी जुड़ चुके हैं, मुकेश जुड़ चुके हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। देखते हैं कि आज के पिटारे में पहला क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है, ठीक है गाइस। पहला क्वेश्चन जो है ए टू जेड कंप्यूटर के तहत वो इस प्रकार से है। आपसे यह पूछा गया है कि पहले वेब ब्राउजर की खोज किसने की थी। कल इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके थे गाइस, इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके थे। दुनिया का जो पहला ब्राउजर था उसकी खोज किसने की थी। तो गाइस पहला ब्राउजर जो था नेक्सस, उसे हम लोग कहते हैं नेक्सस, उसका पहला ब्राउजर था। चूंकि ये नेक्सस था, जो रिनेम किसका था? ट्रिपल का रिनेम था, ट्रिपल का रिनेम था। नेक्सस की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर ली भाई साहब ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? टिम भाई साहब ने की थी। वेरी गुड। चलिए, अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन वो देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एस्की स्टैंड फॉर, एस्की कोड क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे गाइस। अगर मैं बात करता हूं, कीबोर्ड में हम ए लिखते हैं लेकिन कंप्यूटर अभी भी 10 ही समझता है। तो ये एक तरह से कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्ट को करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स इंप्लीमेंट होता है, और वो कौन सा रूल है जो कीबोर्ड के इनपुट को कन्वर्ट करता है बाइनरी में? वो मेरा है एस्की कोड। एस्की का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली एस्की कोड का मतलब ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में 2-3 चीजें और जान लीजिए। क्या एस्की कोड का लेंथ कितना होता है? तो 7 बिट है वो इसका एस्की कोड होता है, ठीक है। आजकल एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाने लगा है क्या कि आप मेरे को बताओ कि अल्फाबेट ए का एस्की वैल्यू क्या होता है या बी का एस्की वैल्यू क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ए का जो एस्की वैल्यू है वो 65 होता है, ठीक है। उसी तरह अगर बी का पूछा जाएगा तो क्या होगा? बी का 66 होता है। आप किसी का भी पूछा जाएगा जवाब दे पाओगे। नियर एग्जाम में देखने को मिला है कि ए का एस की वैल्यू क्या है, तो आपका 65 है, याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल ए का क्या होता है, तो स्मॉल ए का 97 होता है। अगर स्मॉल बी का क्या होता है तो 98 होता है। तो अल्फाबेट के एस की वैल्यू आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो ये वैल्यू याद रखिएगा। अब बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू यू आर एस टी यू भी किसी का भी पूछे आप जवाब दे दो। स्मॉल में भी किसी का पूछे आप जवाब देने के लिए तैयार ना। लेंथ कितना है? तो लेंथ हमारा है, हाँ ये एक ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे सी का हो जाएगा 67 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस है? यानी कि हमारा आउटपुट तो नहीं होगा लेकिन इसमें सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस अगर हम बात करते हैं,
इनमें से कौन सा है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में कौन किसको ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, माउस क्या पॉइंटिंग डिवाइस है, या फिर हमारा कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस है, या फिर क्या है। तो गाइज माउस है वो मेरा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस पॉइंटिंग के साथ साथ इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है, आपको ये मालूम है। और कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस में आता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका टच पैड जो है, टच पैड है, ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। दोस्तों हमारा लाइट पेन है, ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। दोस्तों हमारा जो ट्रैक बॉल है उसे भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। दोस्तों जिससे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिससे स्क्रीन पे एक आइकन बनता है, कर्सर बनता है, उसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। काइंडली सेशन को अपने सारे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़े होंगे, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो पाए और सारे बच्चों का लाभ मिल पाए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से गाइस, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का उपयोग करें। इनमें से किस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड ड्राइव का उपयोग करेंगे। अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो किस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क का उपयोग करेंगे। वो वॉलेटाइल डेटा होगा, वो परमानेंट डेटा होगा, वो टेम्पररी डेटा होगा, या फिर हमारा नन ऑफ द अबव होगा। अंकित बालूनी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। तो गाइज याद है, वाह सच्ची दिल खुश कर दिया जो बच्चा ये कह रहा है टेम्पररी डेटा को। नहीं यार, हार्ड ड्राइव जो होता है वो बेसिकली परमानेंट डेटा स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो मेरा नॉन वॉलेटाइल होता है। हार्ड ड्राइव क्या होता है, तो नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर बंद होने के बाद डेटा स्टोर किया ही रहता है, यानी डेटा लॉस नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जो नहीं भूलता उसे नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, और जो भूल जाता है उसे वॉलेटाइल कहते हैं। तो हार्ड ड्राइव जो है वो नॉन वॉलेटाइल, वो चीजों को भूलता नहीं है। वो कंप्यूटर बंद हो जाए फिर भी याद रखेगा, कंप्यूटर ऑन रहे फिर भी, यानी अंत समय तक वो चीजों को याद करके रखता है, ठीक है। इसीलिए हमारा नॉन वॉलेटाइल हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा है जो ईमेल सेवा प्रदान करने वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। वो हमारा हॉटमेल होगा, वो मेरा जीमेल होगा, या बिंग होगा, या फिर याहू में। कौन है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनमें से हमारा जो बिंग है, सॉरी हॉटमेल ये भी सर्विस देता है, ईमेल, जीमेल भी देता है, बिंग है ये नहीं देता है। ये क्या है, तो दोस्तों ये मेरा ये मेरा सर्च इंजन है, ये मेरा सर्च इंजन है, ठीक है। वे मेरा सर्च इंजन है, ये मेरा याहू मेल हो गया। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट जाने से पहले जरूरी सूचना जो मैं आपको देना चाहूंगा, जरूरी सूचना ये है कि दोस्तों A to Z जो एक कंप्रेहेंसिव बैच है जो आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, कब से, तो 9 जून से। कब स्टार्ट होगा, 11 AM से 11 से 12 चलेगा। किस एग्जाम को कवर करेगा, तो दिल्ली पुलिस को कवर करेगा, SSC CGL को कवर करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको CHSL को भी कवर करेगा, या किसी और भी एग्जाम में कंप्यूटर आ रहा है तो ये बैच है उसमें कवर करेगा। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्लिस्ट नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बैच है आपका सॉल्यूशन ये तीनों एग्जाम। इस बैच की फी कितनी है, तो गाइज जब यहाँ पे आप सिलेक्शन कोड इंप्लीमेंट करते हो Y706, तो ये बैच आपको मात्र 199 रुपये मिल जाता है। 199 रुपया इन्वेस्ट करो और हर पूरे कंप्यूटर का सॉल्यूशन को खत्म करो, यानी जितना भी आपको कंप्यूटर के समस्या है वो सारा समस्या समाधान हो जाएगा, और एक अच्छा मार्क्स लेते आइएगा इसमें। अच्छा मार्क्स कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप 40%, एक मतलब स्टैंडर्ड मार्क्स, ये आपके सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि CGL में कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गया, इस वजह से उसको पोस्ट नहीं मिल पाया, यानी क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। अगर वहां पे कहा जाए तो 17 क्वेश्चन, मतलब 30% की बात करते हैं, उतना भी नहीं ला पाया। सिंपल सा बात है। अगर इसको आप इसी तरह अगर देखते हैं कि सर CGL हम इसके बिना क्वालिफाई हो जाएंगे, तो प्रमाण इस बार आपको दिख गया है,
रिजल्ट नहीं हुआ है बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो गए। कंप्यूटर में ऐसे आसान सवाल नहीं आते हैं, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। चूंकि हम लोग एक सीरीज यहाँ पे रन करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम ट्विस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, वैलिडिटी आपका 6 महीने का ये वैलिडिटी रहेगा, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी आपको। 6 मंथ में तो खत्म हो जाएगा। हम इसमें 20 से 25 घंटे के अंदर आपको ये पूरा बैच कंप्लीट करेंगे। 20 घंटा मेरा शेड्यूल है इसमें, ठीक है। चलिए, तो स्टोर पे दिख जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक होगा। वो हर बच्चा जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इस बैच से एक बार जुड़ के देखो, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो काइंडली मेरी बात को अगर मानते हो तो इस बैच से एक बार जुड़ना जरूर, यही आपको हर सॉल्यूशन का मतलब हर एग्जाम का सॉल्यूशन दे देगा। एक बार कर लोगे, 1 महीना के अंदर सारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अगले बैच। अगला पॉइंट क्या आते हैं पुनः क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का दुनिया का पहला वेब ब्राउजर क्या? अब इसमें से बताओ, ठीक है। यहां पे कुछ मेंशन ऐसा नहीं किया है, यहां पे इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि क्या है। तो गाइज यहाँ पे www भी हो सकता है, यहाँ पे मोज़ेक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को दिया भी, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। तो गाइज अगर पहला ब्राउजर है तो चलो www ऑप्शन ही टिक करेंगे, लेकिन अगर www ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग मोज़ेक को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि मोज़ेक वाज द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, ये मेरा मोज़ेक वाज। लेकिन सुनो, पहले यहाँ पे फर्स्ट वेब ब्राउजर है तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। मोज़ेक होगा या www होगा, लेकिन इन मोस्टली ऑफ द केस ये दोनों साथ में नहीं दिया रहेगा। दोनों में अंतर क्या है? तो ये पहला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है, ये पहला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है, और ये पहला ग्राफिकल ब्राउजर है, ठीक है। ये पहला ग्राफिकल ब्राउजर है, ठीक है। तो इन केस अगर पहला ब्राउजर पूछ ही दिया गया है तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो आया था इसको कंसीडर कर लेते हैं www को। तो ऐसा कभी दिया नहीं रहेगा वैसे, ठीक है। चलो, ये क्लियरिफाई किए। हाँ, www को नेक्सस कहते हैं, ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। JPEG जो एक इमेज का फॉर्मेट है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? JPEG जो एक इमेज का फॉर्मेट है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, JPG जो एक इमेज, हाँ, JPG जो एक इमेज एक्सटेंशन है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सट्रैक्ट ग्रुप, या फिर ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जो एक इमेज का एक्सटेंशन है। थोड़ा सा ना आप लोग पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इजी और टफ का बात नहीं, यहाँ पे है क्वेश्चन के एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लाने के पीछे वजह है कि आपको मैं फुल फॉर्म भी दिखा दूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगो का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? गोल्ड इन गोल्ड आउट होता है, गोल्ड इन गुड्स आउट होता है, या गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, या फिर हमारा नन ऑफ द अबव होता है। गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूं गीगो के बारे में तो फुल फॉर्म इसका होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये क्या है? कंप्यूटर को बोला जाता है गीगो। गार्बेज इन यानी कि जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, इसी को कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एग्जांपल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो बेसिकली आपको कहां देखने को मिलता है? तो जो टिकट काउंटर रेलवे का है उसमें आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिलता है। वो किस कैटेगरी में आता है? तो बेसिकली वो मेरा इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। अब ये इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? वो प्रिंटर जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो तब प्रिंट करता है जब इंक और पेपर आपस में एक दूसरे को स्पर्श करता है। इंक और पेपर आपस में स्पर्श करता है तब वो प्रिंट करता है, उसको इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं डॉट मैट्रिक्स जो आपको टिकट काउंटर में दिखता है। इसके उदाहरण होता है ड्रम प्रिंटर जो आपको टिकट काउंटर में ही या कभी बैंक में दिखेगा, जो बड़े बड़े बैलेंस शीट को प्रिंट करता है। इसी का एग्जाम्पल होता है डेजीविल जो टाइपराइटर की तरह दिखता है। इसी का एग्जाम्पल होता है चेन प्रिंटर। ये सब इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट स्लो होता है, क्वालिटी इसकी खराब होती है। एक ही मामले में इंपैक्ट अच्छा है कि भाई ये सस्ता होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट किसे कहा जाता है? वो प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने इंक और पेपर एक दूसरे को टच नहीं करता है, जो फास्टेस्ट होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। बस एक मामले में खराब है नॉन इंपैक्ट कि भाई वो महंगा होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है? तो उसका एग्जाम्पल उसके एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है लेजर प्रिंटर जो जेरोक्स में आपको देखने को मिलता है। उसके एग्जाम्पल आते हैं
उसका एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर जो स्टूडियो में आपको देखने को मिल जाता है। उसका एग्जांपल है थर्मल प्रिंटर, जो एटीएम का रिसिप्ट जो हम लोग निकालते हैं वो थर्मल प्रिंटर है। या बस कंडक्टर जो आपको बिल निकाल के देता है वो थर्मल प्रिंटर है, वो उस कैटेगरी में आ गया। तो उसकी जो कैटेगरी है वो फास्ट है, वो क्वालिटी अच्छी, इस सब ये मामला माना जाता है। तो ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा अबाउट द प्रिंटर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। व्हाट डज डॉट पर इंच मेजर। दोस्तों एक यूनिट है डॉट पर इंच, वो क्या मेजर करता है? नंबर ऑफ बिट को मेजर किया। डॉट पर इंच डीपीआई जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो बेसिकली डीपीआई का जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कह दें कि प्रिंटर की स्पीड जो है वो सीपीएस में मेजर की जाती है, जो सीपीएस में या पीपीएम में या फिर हमारा एलपीएम में मेजर किया जाता है क्या, तो प्रिंटर की क्वालिटी मेजर किया जाता है। तो वही अगर स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड किस में मेजर की जाती है गाइस? तो सॉरी डीपीआई का यूज किया है, तो डीपीआई जो है वो क्वालिटी मेजर करता है। अब देखते हैं कौन सा फिट बैठता है। नंबर ऑफ बीट होगा, जी नहीं। डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, द डेंसिटी ऑफ द बिट्स ऑन द डिस्क। डेंसिटी ऑफ पिक्सल होगा, डेंसिटी ऑफ पिक्सल होगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पिक्सल होगा। पिक्सल क्या होता है वो भी समझ लो गाइज। अगर हम बात करते हैं इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम लोग पिक्सल कहते हैं। द टीनी डॉट ऑन अ स्क्रीन ऑन इज ए पिक्सल। बहुत सारे पिक्सल, हम लोग ये कहते हैं ना कि मेरा 5 मेगा पिक्सल का कैमरा है, मेरे पास 36 मेगा पिक्सल का कैमरा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो कैमरा है ना 5 मेगा पिक्सल, कहने का 5 मिलियन पिक्सल उसमें यूज किए जाएंगे जब उसे फोटो क्लिक किया जाएगा। आप हमेशा देखना ऐसा लिखा रहता है किसी इमेज में 1024x768, किसी भी इमेज का ऐसा रिजोल्यूशन दिया रहता है। तो ये क्या है? ये बता रहा है कि भाई इसमें नंबर ऑफ पिक्सल वर्टिकली कितने और नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजेंटली कितने, ये किसी का रिजोल्यूशन बताता है। रिजोल्यूशन कहने का मतलब ये है कि भाई रिजोल्यूशन कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन इज नॉन एज ए रिजोल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ पिक्सल क्या हो सकता है? ये वर्टिकली और ये हॉरिजेंटली, इसे हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ पिक्सल ऑन स्क्रीन इज नॉन एज ए रिजोल्यूशन। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो यही हमारा पिक्सल्स होता है। तो हम लोग जो 5 मेगा पिक्सल कहते हैं या जो भी कहते हैं उसका मतलब यही कि 5 मिलियन इमेज वहां पे है। और यही याद रखिएगा किसी भी इमेज की जो क्वालिटी होती है वो बेसिकली किस में मेजर किया जाता है? तो वो बेसिकली डीपीआई में मेजर किया जाता है, डॉट पर इंच में मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पे कनेक्ट करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वो देखते हैं। विच वन अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन 360। इनमें से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमारा 360 में रोटेट कर सकता है? अब आपके दिमाग में 360 कहने का मतलब है आपका जो जनरल माउस होता है ना ऐसे से 90 डिग्री में रोटेट करता है, ऐसे से स्क्रॉल करते हो 90 डिग्री में। लेकिन कुछ ऐसे भी माउस है जो पूरा 360 में घूम जाएगा, पूरा 360 में ऐसे घूम सकता है। ऐसा कौन हो सकता है? तो बेसिकली याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर जॉयस्टिक है 360 में घूमेगा। बेसिकली ट्रैक बॉल एक ऐसा माउस होता है, ट्रैक बॉल एक ऐसा माउस होता है जो मेरा 360 में रोटेट करता है। रही बात जॉयस्टिक है, तो जॉयस्टिक तरह तरह का आता है। ठीक है, आपको ऐसे देखते हो, हम लोग ऐसे कीपैड की तरह भी जॉयस्टिक यूज करते हैं, टिक 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 ऐसे से गेम खेलते हैं। तो ये 360 थोड़ी ना घूम रहा है, ये हमको बस लेफ्ट राइट घुमा रहा है। ये वाला जॉयस्टिक होता है। ठीक है, जॉयस्टिक जरूरी नहीं कि हर जॉयस्टिक ऐसे मतलब ऐसे ही होगा। तो बेसिकली ये वाला भी तो जॉयस्टिक है। तो बेसिकली जॉयस्टिक का है जो वीडियो गेम खेलने में इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जॉयस्टिक नहीं होगा, आंसर होगा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा माउस होता है जो पूरा 360 डिग्री में रोटेट कर जाता है, ऐसे पूरा ऐसा माउस करो पूरा घुमा लोगे 360 में। ठीक है, चलो आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉल। दोस्तों आपको मैं बोलता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करोगे? वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे गाइस? तो याद रखिएगा, हम लोग कंप्यूटर वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, वीडियो कॉल पे बात करते हो तो क्या है, कंप्यूटर चाहिए, वेबकैम चाहिए, यही सब चाहिए। तो टेक्निकली टोटल क्या आ जाएगा, तो तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ देखना थोड़ी ना है, हमको सुनना भी है। ठीक है, इसलिए माइक्रोफोन भी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू असाइन डायनामिक आईपी एड्रेस। दोस्तों डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? अब आपके दिमाग में सर ये आईपी एड्रेस क्या होता है या फिर डायनामिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ठीक है, तो गाइज आईपी एड्रेस कहने का मतलब है किसी भी नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को अगर ट्रैक करना है तो हम लोग आईपी एड्रेस से ट्रैक करते हैं।
जैसे कि अगर आपके गाड़ी को कहीं ट्रैक करना, हम लोग क्या कहते हैं, नंबर प्लेट पीछे देखते हैं भाई। मान लीजिए DL 10 5 70 60 किसी का नंबर है, तो नंबर से आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपके गाड़ी के नंबर से, ठीक है। आप इतने हजारों लाखों के भीड़ में रहिएगा, लेकिन आपके नंबर प्लेट से आपको ट्रैक कर सकते हैं। उसी तरह कंप्यूटर जब नेटवर्क में आ जाता है तो उस डिवाइस को कैसे ट्रैक किया जाता है, तो IP एड्रेस से ट्रैक किया जाता है। तो IP एड्रेस क्या है, दो तरह के हो सकता है, एक स्टैटिक IP, एक डायनेमिक IP। स्टैटिक IP जो फिक्स IP होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, और एक डायनेमिक IP होता है जिसको बार बार चेंज होता है। अगर इस नेटवर्क में तो ये IP, दूसरे नेटवर्क में गया तो दूसरा IP चेंज होता रहता है। तो इसे कहा जाता है IP असाइन करने का काम। तो IP असाइन करने का जो काम है, यानी कि IP के अलॉट करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है, तो ये काम करता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका काम है IP एड्रेस को असाइन करना। क्या काम है, IP एड्रेस को असाइन करना, ठीक है। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, वो देखते हैं। विच आर प्रोटोकॉल यूजफुल लॉग इन इनटू रिमोट कंप्यूटर। दोस्तों आप यहां से बैठ के, ठीक है, आप मान लो हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे आते हैं। मेरा पेड प्लेटफॉर्म क्या है, किसी कंप्यूटर में मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, किसी भी कंप्यूटर में मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम आपको क्लास दे रहे हैं। लेकिन आप अपने घर से, यानी हमसे लाखों मतलब हजारों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी आप हमारे क्लास को एक्सेस कर पाते हैं। दैट मीन्स क्या कर पाते हैं, आप लॉगिन कर पाते हैं, मेरे सर्वर में आप लॉगिन कर पाते हैं। तो ये जो लॉगिन होता है उसे कहा जाता है रिमोट लॉगिन। इसे क्या कहा जाता है, रिमोट लॉगिन कहा जाता है। तो ये रिमोट लॉगिन करने के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से इस्तेमाल किया जाता है टेलनेट का। टेलनेट का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये एक हमारा प्रोटोकॉल है जिसका काम है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा कुछ और बात करते हैं। वैसे आप बाकी सारे प्रोटोकॉल के बारे में बता ही दिए हैं पहले भी। अगला सवाल है, इनकॉग्निटो मोड इन द ब्राउजर इज यूज्ड फॉर। दोस्तों आपके ब्राउजर में जाइएगा, एक दिखेगा इनकॉग्निटो मोड जस्ट बगल में, आप भी जाके चेक कर लेना। क्यों करते हैं भाई इनकॉग्निटो मोड, आपके लैपटॉप में है ना, गूगल क्रोम यूज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बगल में आपको इनकॉग्निटो मोड दिख जाएगा। क्या करते हैं उसका इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल सेव कुकीज करने के लिए करते हैं, प्राइवेट को ब्राउजिंग करने के लिए करते हैं, या फिर सिक्योर फ्रॉम वायरस के लिए करते हैं, या फिर हम लोग पब्लिक ब्राउजिंग के लिए करते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली प्राइवेट ब्राउजिंग करने के लिए करते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं, बिल्कुल सची का कहना बिल्कुल सही है, हम चाह रहे हैं कि भाई मेरा ब्राउजिंग का हिस्ट्री कहीं रिकॉर्ड ना हो, वो पर्सनल कुकीज़ में मेरा ब्राउजिंग प्राइवेट रहे, वो लॉगिन हिस्ट्री में नहीं आए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इनकॉग्निटो मोड पे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत तरह का फैसिलिटी हमको मिल जाए, पॉपअप वगैरह नहीं आपको आता है। तो टेक्निकली हम लोग इनकॉग्निटो मोड जो करते हैं वो प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 में कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि गाइज 1989 में WWW की खोज हुई थी, 83 में इंटरनेट आया और 89-90 में WWW। देखो बड़ा अच्छा टाइमलाइन है। 69 में पहला नेटवर्क आया था ARPANET, 83 में विंडसर्फ भाई साहब थे, उन्होंने इंटरनेट की कल्पना करवा दी लोगों की, इंटरनेट भी हो सकता है। फिर 89 में टिम बर्नर ली भाई साहब आए और तुरंत आपको दिखा दिया कि भाई ये है इंटरनेट, यानी दुनिया जन जन तक इंटरनेट पहुंचाए थे कौन, तो ये WWW भाई साहब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये किसने किया था, तो ये मेरा आंसर हो गया टिम बर्नर ली भाई साहब। बाकी महारथी लोग कौन है, तो जेम्स गॉसलिंग भाई साहब वो हैं जिन्होंने जावा की खोज की थी। ये वो महानुभाव हैं जिन्होंने जावा बना दिया, जिसका उपयोग आज हम लोग इंटरनेट में वेब पेज वेबसाइट जो कर रहे हैं देन इन्हीं का है। जावा से मैक्सिमम वेबसाइट बनाया जाता है, ठीक है। रे टॉमिल्सन कौन थे, रे टॉमिल्सन भाई साहब थे जिन्होंने फर्स्ट ईमेल भेजा था। दुनिया का फर्स्ट ईमेल भेजने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो किसको हुआ था, रे टॉमिल्सन को हुआ था। बाकी चार्ल्स बेबेज भाई साहब कौन थे, तो भाई आज हम जिस कंप्यूटर के बारे में कल्पना कर रहे हैं, जो कंप्यूटर देख रहे हैं, इसकी शुरुआत चार्ल्स बेबेज ने की थी और इन्होंने एक मशीन बनाया था जिसका नाम था एलिप्टिकल इंजन। एलिप्टिकल इंजन, ठीक है, एलिप्टिकल इंजन या फिर मॉडिफाई करके डिफरेंशियल इंजन, ये दो मशीन इन्होंने बनाया था, एलिप्टिकल इंजन डिफरेंशियल। चूंकि इस मशीन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था
ये कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे ALU का कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। इसीलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और इसी तरह इनकी जो एक शिष्या थी, हिंदी बोलता हूँ, शिष्या, जिसको हम लोग स्टूडेंट भी कहते हैं, जैसे आप हमारे स्टूडेंट हुए, तो एक शिष्या थी जिनका नाम था लेडी ऑगस्टा एडा। लेडी उस शब्द बाद में जुड़ा था जब इनकी शादी हो गई थी तो लेडी ऑगस्टा एडा थी। वो क्या थी? तो वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। तो याद रखिएगा, लेडी ऑगस्टा वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर। इसीलिए उनको माता भी कहा जाता है। अगर पूछा यह जाए हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर, तो लेडी ऑगस्टा एडा वाज द मदर ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट दिया। चूंकि ये हार्डवेयर दिए तो ये पिता बन गए, वो सॉफ्टवेयर दिए तो माता बन गए, और इसी तरह ये जनक हो गए कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से बहुत आसान सवालों में से एक ये है, आसान सवालों में से कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? आसान सवाल है, और लेकिन यहां से ये जानना है कि इस तरह के भी सवाल एग्जाम में आते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा ब्राउजर होता है, ट्रिपल फायरफॉक्स भी ब्राउजर होता है, अच्छा क्रोम भी ब्राउजर होता है, अच्छा ट्रिपल डब्ल्यू भी तो ब्राउजर होता है। लेकिन चलो ये ऑड वन है तो इसी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर नहीं। गूगल क्रोम तो ब्राउजर होता है यार, गूगल क्रोम तो होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, डक डक गो क्या है? डक डक गो नाम सुने होंगे। डक डक गो क्या है? वो वेबसाइट है, वो ब्राउजर है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया है। अब ये सोशल मीडिया क्या होता है? जैसे फेसबुक हमारा हो गया। देखो जितने भी सोशल मीडिया है ना, सबके बारे में जानना होगा। आपसे पूछा ये जाता है कि प्रोफेशनल सोशल साइट किसे कहते हैं? तो लिंक्डइन को हम लोग प्रोफेशनल सोशल साइट कहते हैं। आपसे पूछा जाता है ट्विटर में कितने कैरेक्टर है? तो ये सब अतिरिक्त जानकारी है ना, वो भी याद रखना है थोड़ा सा जीके पर्पज से। ठीक है, तो डक डक गो नहीं पता था, ये एक हमारा वेब साइट है। ठीक है, ये आपका एक सर्च इंजन है, जैसे सारा मैं दिखा रहा था। तो ये मेरा डक डक गो एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है उसी तरह ये है। सर्च इंजन कहीं लिखा हुआ? हाँ, ये सर्च इंजन। अब क्या है, कुछ देख लो सर्च इंजन का नाम। जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, बिंग आपका बिंग है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट में दिखता है, याहू है, येंडेक्स है, डक डक गो है, बाइडू है जो चाइना का है। ठीक है, ठीक है। अगला है ask.com, नेवर, एसोकिया, एवॉल, इंटरनेट आर्चिव। ये सारे हैं जो सर्च इंजन के एग्जाम्पल। ये कुछ नाम याद रखिएगा क्योंकि अब जो से बच्चे को ये दिमाग में नहीं आया था बिंग क्या होता है या फिर आपका बाइडू क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा मतलब अटपटांग भी पूछ दिया जाता है। अटपटांग कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन चाइना का है, कौन जापान का है, कौन अमेरिका का है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बस याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा तो क्लिक तो कर ही जाएगा। करते रहोगे तब हो जाएगा, मैं हमेशा यही कहता हूं, करते रहोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे शायद एक दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, 1 दिन में सफलता ना मिलेगा, 2 दिन में, लेकिन मिलेगा ये फिक्स है। क्योंकि आप जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे हैं उससे कुछ तजुर्बा हम ज्यादा रखते हैं। तो मैंने ये देखा है अपने जीवन में और पढ़ा है, सुना है, बहुत सारे महानुभवों से देखा भी है कि जो करते रह गए उनको मिला है। मैं एडिसन की बात करूं, भाई कितनी बार फेल हुए, मिला ना उनको, मिला ना उनको। कितनी बार आपने सुना होगा बल्ब का आविष्कार फेल हुआ, लेकिन मिला। लेकिन 2 ही चीज दिमाग में आपको रखना है। जैसे इस क्वेश्चन पे मैं एक बात जरूर कह दूंगा क्योंकि एक अलग ट्रैक का क्वेश्चन आ गया, तो दिमाग में ये जरूर रख देना, कहीं बोर्ड में लिख देना कि हमसे नहीं होगा, ये लाइन को क्रॉस कर देना। कहीं लिखना हमसे नहीं होगा और इस लाइन को ऐसे काट देना, ये शब्द ही गलत है आपके लिए। ठीक है, हमसे नहीं होगा ये कहना ही गलत है। पहला ये लाइन, पहला खुद पे भरोसा रख लो कि हमसे ही होगा, किसी से नहीं होगा, हमसे ही होगा। पहला ये चीज, हमसे नहीं होगा वो लाइन गलत है पहला। दूसरा, अब जब आप कर रहे होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे, कभी ऐसा होगा कि 1 दिन में सवाल नहीं बनेगा, हो सकता है कि 2 दिन लग जाए एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, लेकिन नहीं होगा ये गलत है। ठीक है, कभी ये अपने आप को मान लेना, आप ये कर सकते हो। सबसे पहले खुद के अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, उसके बाद में आते हैं टीचर, उसके बाद में आते हैं पेरेंट्स, उसके बाद में आते हैं दुनिया। मोटिवेट आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती जब तक आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आ जाए कि मुझे ही करना है और मैं ही करूंगा। अगर ये सोच आपके अंदर है तो आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉम्ब का फुल फॉर्म क्या है गाइज? अगर मैं बात करता हूं बॉम्ब का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मेथड, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल,
ब्राउजर ऑब्जेक्ट मेथड या फिर हमारा इस कैटेगरी में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा और इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मेथड का एग्जांपल क्या है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मेथड इज द राइट। ठीक है, थैंक यू इशिका, वेरी गुड। तो गाइज आज का सेशन इतना ही रखेंगे, इसके बाद मैं एक सेशन ला रहा हूं जो एक इंफॉर्मेटिव सेशन है फॉर झारखंड एसएससी सीजीएल के बारे में, तो उस सेशन में आइएगा जरूर। ठीक है, तो आज का सेशन यही रखते जाते थे। इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, कि हमारा अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें करने थे। हम लोग एकलव 2.0 बैच है वो 30 तारीख को स्टार्ट होगा, जो CHSL का बैच है। तो जो बच्चे कंप्लीट CHSL की तैयारी करना चाहते हैं इस बैच में जुड़ जाइए। और सिर्फ CHSL नहीं, आपका टारगेट है तो मुझे CGL भी अटेम्प्ट लेना है, मुझे MTS भी अटेम्प्ट लेना है, तो अलग अलग इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, एक जगह जुड़ जाओ और वो है आपका SSC का महापैक। SSC का महापैक में जुड़ जाओ, आपको ये क्या होगा, तो आपको सारी क्लासेस इसके अंदर मिल जाएगी, कितने भी बैचेज आ जाए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सर इस बैच की फी कितनी है, तो गाइज जब वहां पे स्टोर पे जाओगे तो आपको वहां पे कुछ फी दिखेगा, कुछ प्राइस दिखेगा और 75% तक ऑफ दिखेगा। लेकिन आप मोर इन्फॉर्मेशन में जाना और वहां पे कोड लगाना Y706, तो ये फीस 78% तक छूट हो जाएगी और आपको 4000 रुपया में पूरा SSC का महापैक मिल जाएगा। तो मेरा कथन यही है कि महापैक से जुड़िएगा, आपको सारी चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सेशन आपको पसंद आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं रोजाना शाम 5 बजे लेके आता हूँ और इसके अलावे भी इन बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में चैप्टर भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए, होगा जरूर होगा, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। भरोसा बनाए रखिए, इतना मैं जरूर कहूंगा, बस ट्रस्ट बनाए रखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। रिजल्ट देने का काम मेरा है, बस 2 ही चीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, ई बुक भी अवेलेबल है, जब भी कोई बुक वगैरह लोगे तो Y706 का S का कोड लगा देना। ठीक है, चलिए तो गाइज ये सेशन हो गया। मैं उम्मीद करता हूं अगर ऐसे ही क्वेश्चन को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्विज सेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन में PDF भी है, वो आपको इसी के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ये जो सफ़र है एक लंबा सफ़र है, क्योंकि सफलता एक दिन की बात नहीं होती, एक वक्त मांगता है। तो वक्त के लिए जुड़ना जरूरी है, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किए तो बगल में ही नंबर है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।